फिल्म की शुरुआत फ्रेडी से होती है। फ्रेडी 28 साल का एक बहुत ही शर्मीला इंसान है। पैसे से वो एक डेंटिस्ट है और फिलहाल ब्लू कैफे में बैठा किसी लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। इससे 5 साल पहले ही फ्रेडी ने मेरीशादी.com पर अपनी प्रोफाइल बना ली थी और उस दौरान उसने कई सारी लड़कियों को डेट करने की कोशिश की, पर सभी लड़कियों ने फ्रेडी के साई नेचर को देखते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक लड़कियों को हम जैसे भोले वाले लड़कों से एलर्जी होती है। इस बार भी फ्रेडी जिस लड़की से मिलने आया था वो लड़की मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। कैफे का वेटर भी पिछले 3 साल से हर वीकेंड पर फ्रेडी को फालूदा सर्व करते करते थक गया था। फ्रेडी सिर्फ अपनी पर्सी आंटी के साथ ही कंफर्टेबल फील करता था। बचपन में फ्रेडी के फादर ने उसकी माँ और खुद को गोली मार ली थी और तब से पर्सी आंटी ही उसका ख्याल रख रही है। एक दिन पर्सी आंटी फ्रेडी को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में अपने साथ ले जाती है। अब शादी में तो कई सारी कुंवारी लड़कियां भी मौजूद रहती है, सो पर्सी आंटी फ्रेडी को किसी लड़की से जाकर बात करने के लिए कहती है, पर फ्रेडी ठहरा एक इंट्रोवर्ट। उसके घर में फीमेल के नाम पर कंगी नहीं बल्कि कंघा पड़ा हुआ था, तो वो क्या खाक बात कर पाता। उसके इसी दबे हुए कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए पर्सी आंटी काइनाज नाम की एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए फ्रेडी को बताती है कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आंटी की ये बात सुनकर फ्रेडी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सर पर कफन बांधकर काइनाज के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी काइनाज का पति रुस्तम दंदनाता हुआ वहाँ आता है और फ्रेडी को धक्के मारकर अपनी बीवी से दूर कर देता है। रुस्तम को लग रहा था कि फ्रेडी उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी बीवी को वहां से अपने साथ ले जाता है। इस कांड के बाद फ्रेडी का कॉन्फिडेंस लेवल -नेगेटिव टू द इन्फिनिटी में चला गया था। अगले दिन काइनास अपना सड़ा हुआ दांत निकलवाने फ्रेडी के क्लिनिक में आती है। वो पिछली रात अपने हस्बैंड के बिहेवियर के लिए फ्रेडी से माफी भी मांगती है। फ्रेडी काइनास के सड़े हुए दांतों को देखकर उसे जल्द से जल्द एक्सरे करवाकर दोबारा कल आने के लिए कहता है। अगले दिन फ्रेडी समय से पहले ही अपने क्लिनिक पहुंच गया था। दरअसल वो काइनाज के आने का इंतजार कर रहा होता है। काइनाज आती है और देखते ही देखते फ्रेडी उसका सड़ा हुआ दांत निकालकर कूड़े में फेंक देता है। साथ ही साथ वो काइनाज को दोबारा कल क्लिनिक विजिट करने के लिए कहता है। काइनाज के जाने के बाद फ्रेडी अपने मेडिकल रिकॉर्ड से उसके घर का पता निकालता है और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वहाँ फ्रेडी को पता चलता है कि काइनाज का हस्बैंड उसे बहुत मारा पीटा करता था। फ्रेडी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर उस रात वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल रखने में कामयाब हो ही जाता है। अब अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में बैठा काइनाज के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, पर 12:30 बज जाने के बाद भी काइनाज का कहीं कोई अता पता नहीं था। फ्रेडी और इंतजार नहीं कर पाता और काइनाज को फोन करके उसके ना आने का कारण पूछता है, पर काइनाज उसे कुछ नहीं बताती। फ्रेडी काइनाज को समझाने की कोशिश करता है कि उसे चेकअप की सख्त जरूरत है, वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। फ्रेडी के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर दोनों मटुंगा पार्क में मिलने का नक्की करते हैं। फ्रेडी काइनाज के चेहरे पर चोट के निशान नोटिस करता है, साथ ही साथ काइनाज के आंखों से आंसू भी बह रहे थे। फ्रेडी पहले से ही जानता था कि इस सब के पीछे रुस्तम का ही हाथ है। फ्रेडी को ये बात ऑलरेडी पता थी कि काइनाज एक शादीशुदा लेडी है, पर फिर भी उसे काइनाज से प्यार हो गया था। उधर काइनाज भी कहीं न कहीं अपने हस्बैंड के डोमिनेशन से परेशान थी और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। इसलिए दोनों रुस्तम से छुपते छुपाते एक दूसरे से मिलना और आपस में घुलना शुरू करते हैं। फ्रेडी काइनाज को अपने बेस्ट फ्रेंड हार्डी से भी मिलवाता है। इधर फ्रेडी और काइनाज जितना करीब आ रहे थे, उधर रुस्तम का काइनाज के ऊपर डोमिनेशन हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। फ्रेडी ने काइनाज को शादी के लिए प्रपोज भी कर डाला था, पर काइनाज रुस्तम के रहते फ्रेडी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए काइनाज को पाने के लिए फ्रेडी खुद ही रुस्तम को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। साथ ही साथ वो काइनाज से अगले 1 हफ्ते तक उससे ना ही मिलने और ना ही कॉल करने की सख्त हिदायत देता है। फ्रेडी को पता था कि रुस्तम हर रात नाइट वॉक करने जाता है। एक रात जब रुस्तम सुनसान रास्ते से नाइट वॉक करता हुआ जा रहा था, तभी पूरी रफ्तार से पीछे अपनी कार में बैठा हुआ फ्रेडी रुस्तम को कुचलकर चला जाता है। फ्रेडी को पता था कि अब इस कांड के बाद उसे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, इसलिए वो 1 हफ्ते के लिए करजत में स्थित अपने फार्म हाउस चला जाता है। ठीक 1 हफ्ते बाद फ्रेडी अपने कार की रिपेयरिंग करवाकर वापस लौटता है और सीधे काइनाज से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, पर वहां उसे काइनाज का एक नया रूप देखने को मिलता है। फ्रेडी को समझने में देर नहीं लगती कि काइनाज ने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। रेमंड ब्लू कैफे में एक शेफ था। वो फ्रेडी को धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने दोबारा उसके घर आने की कोशिश की तो वो पुलिस को रुस्तम कांड के बारे में सब कुछ बता देगी। ये सब सुनकर तो मानो फ्रेडी की दुनिया हिल गई थी। अपनी किस्मत और खुद की बेवकूफी पर रोता हुआ फ्रेडी वहां से चला जाता है और अपने घर आकर रात भर रोता रहता है। अगली सुबह फ्रेडी वो सारे कपड़े, जूते, किताब, चश्मे, परफ्यूम्स और वो तमाम चीजें आग के हवाले कर देता है जिसे उसने काइनाज को इम्प्रेस करने के लिए खरीदे थे। एक दिन जब फ्रेडी फालूदा पीने ब्लू कैफे पहुंचता है, वहाँ उसकी मुलाकात रेमंड और काइनाज से होती है। रेमंड को लगता है कि फ्रेडी अभी भी काइनाज का पीछा कर रहा है, इसलिए फ्रेडी को जलाने के लिए रेमंड उसके सामने ही काइनाज को चूमना शुरू कर देता है।
ये सुनहरा कार्यक्रम देखने के चक्कर में फ्रेडी 3-4 गिलास फालूदा पी जाता है और दनादन रिपीट करता जाता है। ये देख रेमंड गुस्सा हो जाता है और नेक्स्ट फालूदा वाले गिलास में थूक कर उसे पीने के लिए फ्रेडी को देता है, पर सरप्राइजिंगली फ्रेडी उस ग्लास को भी चट कर जाता है। काइनास को पता चल चुका था कि फ्रेडी ऐसे तो नहीं जाने वाला, इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। फ्रेडी काइनास से सिर्फ उसे एक बार जेन्युइनली सॉरी कहने के लिए कहता है। ये सुनते ही रेमंड उल्टे हाथ का एक थप्पड़ फ्रेडी के चेहरे पर चिपकाते हुए उसे एक बार फिर पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देता है। अब सिर्फ एक सिंपल से सब कुछ भूल जाने वाले फ्रेडी ने काइनास से बदला लेने का मन बना लिया था। एक दिन जब काइनास रेमंड के साथ अपने घर से बाहर गई हुई होती है, तब फ्रेडी चुपके से उसके घर में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के लिए उसने पहले ही एक मिस्त्री से उस घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। अंदर जाते ही सबसे पहले फ्रेडी फ्रिज में पड़े हुए खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है। इसके बाद जब वो बाथरूम में घुसता है, तब उसे काइनास की कही एक बात याद आती है कि उसे सोडियम सल्फेट से एलर्जी है, इसलिए फ्रेडी काइनास के फेस वॉश में लिक्विड डिटर्जेंट मिला देता है। अब इससे पहले कि फ्रेडी अपना काम खत्म करके वहां से निकल पाता, काइनास और रेमंड वापस आ जाते हैं, पर उनके अंदर आने से पहले ही फ्रेडी छुप गया था और जब दोनों बाथरूम में एक साथ हल्का होने जाते हैं, तब मौका पाकर फ्रेडी वहां से निकल लेता है। देर रात जब दोनों स्लीपिंग पिल्स वाला खाना खाकर सो रहे होते हैं, तब फ्रेडी दोबारा उनके घर में दाखिल होता है। वो देखता है कि डिटर्जेंट वाला फेस वॉश अपने चेहरे पर लगाने की वजह से काइनास के चेहरे पर रैशेस निकल आए थे। फ्रेडी तुरंत काइनास के आईफोन को उसके रेटिना स्कैन की मदद से अनलॉक करके किसी को ये मैसेज भेजता है कि अगर तुमने पुलिस को यह बताया कि उस रात हमने तुम्हारी कार तुमसे बोरो करी थी, तो तुम गए काम से। अब फ्रेडी ने ये मैसेज किसे भेजा होगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर वो रेमंड की तरफ बढ़ता है, जो कि घोड़े बेचकर सो रहा था। फ्रेडी उसे चाटा मारते हुए उसके फोन से अपनी वो सारी फोटोज डिलीट कर देता है, जिसके जरिए रेमंड उसे पुलिस की धमकियां दिया करता था। इसके बाद फ्रेडी रेमंड के गाड़ी की चाबी लेकर नीचे जाता है और गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड निकाल देता है। वापस चाबी को उसकी जगह रखकर फ्रेडी दोबारा रेमंड को चाटा मारता है और उन दोनों के बीच 2 घंटे झपकी लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म हो जाता है और होश में आने पर काइनास वॉशरूम में जाती है। वहां जब वो आईने में एलर्जी की वजह से चेहरे पर उग चुके रैशेस को देखती है, तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। दोनों उसी वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए कार से रवाना होते हैं, पर ब्रेक ना लग पाने की वजह से दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ना तो काइनास को कुछ होता है और ना ही साले रेमंड को। दोनों इस हादसे से संभले भी नहीं थे कि तभी काइनास को उसके रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले उसके रेस्टोरेंट को सील कर रहे हैं। दरअसल किसी कस्टमर को उसके खाने में छिपकली पड़ी हुई मिली थी और उसने ही रिपोर्ट करा था। काइनास तुरंत रेमंड को लेकर अपने रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्सिया पहुंच जाती है। उन दोनों के जाते ही फ्रेडी काइनास के घर में एक बार फिर दाखिल होता है। उसे रेमंड का लैपटॉप मिलता है, जिसमें रेमंड का फेसबुक प्रोफाइल खुला हुआ था। उसके प्रोफाइल से फ्रेडी काइनास और रेमंड की प्राइवेट फोटोज फेसबुक पर पोस्ट कर देता है, जिसे देखते ही काइनास रेमंड पर भड़क जाती है। पर रेमंड काइनास को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उस तरह की कोई भी फोटो फेसबुक पर पोस्ट करी ही नहीं थी। रेस्टोरेंट के वेटर से काइनास को पता चलता है कि खाने में छिपकली वाली रिपोर्ट दरअसल फ्रेडी ने की थी। यह सुनते ही काइनास सारी कहानी समझ जाती है और वो तुरंत रेमंड को साथ लेकर फ्रेडी से मिलने पहुंचती है। फ्रेडी के घर पहुंचते ही काइनास घर का दरवाजा बंद करती है और इधर रेमंड फ्रेडी पर घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। तभी वहां पुलिस दरवाजा खटखटाने आ जाती है। पुलिस को देखते ही काइनास और रेमंड की हवा निकल जाती है, पर दोनों खुद को संभालते हुए पुलिस के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करते हैं। काइनास पुलिस को बताती है कि कैसे फ्रेडी उसका पीछा किया करता था, उसके घर के बाहर उसे स्टॉक करता था और जब उसने फ्रेडी को मना करने की कोशिश की तो फ्रेडी ने उसके हस्बैंड रुस्तम को मार डाला और साथ ही साथ काइनास को धमकी भी दी कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताने की कोशिश की तो वो उसे भी मार डालेगा। पुलिस काइनास से सबूत मांगती है। काइनास अपने और फ्रेडी के बीच हुए व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को दिखाने के लिए व्हाट्सएप ओपन करती है, पर तब उसे पता चलता है कि सारे मैसेजेस तो उसके फोन से गायब हो चुके थे। उधर रेमंड को भी उसके फोन में कुछ नहीं मिलता। पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी को बताते हैं कि उसके पड़ोसी ने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था और अगर आगे से दोनों ने दोबारा उसे तंग करने की कोशिश की तो वो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करे। एक दिन अचानक फ्रेडी को काइनास का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी टर्टल सूप पिया है। यह सुनते ही फ्रेडी घबराकर अपने बेस्ट फ्रेंड हार्डी को ढूंढने लगता है, पर पूरे घर में उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। घर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि रेमंड और काइनास उसके घर आए थे और अपने साथ हार्डी को ले गए। ये देखकर तो फ्रेडी अंदर से तड़प कर रह जाता है। उधर काइनास और रेमंड ने फ्रेडी से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। इधर अपने दोस्त हार्डी के बिलोंगिंग्स को दफनाने के बाद फ्रेडी फार्म हाउस पर अपने रामू काका को कॉल करके उन्हें फार्म हाउस की साफ सफाई करके 1 हफ्ते की छुट्टी पर उन्हें उनके गाँव भेज देता है। फार्म हाउस पर जाने से पहले फ्रेडी रास्ते में पड़े एक भिखारी के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर पुलिस स्टेशन भेजता है। वो भिखारी पुलिस को उस रात के बारे में बताता है जिस रात रुस्तम का मर्डर हुआ था। गाड़ी का नंबर पूछने पर भिखारी लास्ट के 4 डिजिट ही बता पाता है और कहता है कि कार एक ब्लैक होंडा सिटी थी।
पुलिस तुरंत पता लगा लेती है कि कार फ्रेडी की ही थी। बिना वक्त गवाए पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी से पूछताछ करने उसके क्लिनिक पहुंच जाते हैं। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि उस रात उसे काइनास का कॉल आया था। उसने कहा था कि उसकी कार खराब हो गई है, सो उसे फ्रेडी की कार थोड़ी देर के लिए चाहिए। शाम को काइनास का बॉयफ्रेंड रेमन उसके पास आया और आकर फ्रेडी की कार ले गया। पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि क्या सच में रेमन काइनास का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि काइनास ने तो रेमन को अपना फ्रेंड बताया था। फ्रेडी कहता है कि हाँ, रेमन ही काइनास का बॉयफ्रेंड है। और उस रात 1 घंटे बाद जब वो कार वापस करने आया था तब फ्रेडी ने अपनी कार के बोनेट पर एक बड़ा सा डेंट नोटिस किया था जिसमें खून भी लगा हुआ था। फ्रेडी आगे बताता है कि जब उसने काइनास से कहा कि वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा तब उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। और यह कहते हुए फ्रेडी वो मैसेज पुलिस को दिखाता है जिसे उस रात खुद उसी ने काइनास के फोन से टाइप करके अपने फोन में भेजा था। साथ ही साथ फ्रेडी पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमन और काइनास फ्रेडी के घर में तोड़फोड़ करके उसके पेट टोटोइस हार्डी को अपने साथ ले जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सब इंस्पेक्टर जादव तुरंत काइनास और रेमन को शाम 6 बजे रूटीन इंक्वायरी के लिए मटुंगा पुलिस आने को कहते हैं। अभी काइनास ने कॉल कट ही किया था कि तभी उसे फ्रेडी का कॉल आता है। फ्रेडी उसे कहता है कि उसने पुलिस को सब बता दिया है कि कैसे रेमन ने उसके कार से रुस्तम को मारा था। काइनास को लग रहा था कि फ्रेडी मजाक कर रहा है, पर जब फ्रेडी काइनास से उसके फोन को चेक करने के लिए कहता है तब काइनास के होश उड़ जाते हैं। दरअसल काइनास को अब तक उस मैसेज के बारे में पता ही नहीं चल पाया था। साथ ही साथ फ्रेडी ने वो सीसीटीवी फुटेज भी भेज दिया था। फुटेज देखकर दोनों डर जाते हैं। रेमन फ्रेडी से पूछता है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। जवाब में फ्रेडी कहता है कि वही, बस एक बार मुझे जेन्युइनली सॉरी बोल दो, मैं तो सब भूल जाऊंगा। दोनों राजी हो जाते हैं। फ्रेडी उन्हें साथ में एक सूटकेस लेकर उसके फार्म हाउस पर आने के लिए कहता है। काइनास फ्रेडी से पूछती है कि सूटकेस की क्या जरूरत है, तो फ्रेडी कहता है कि दरअसल उसे अपने फार्म हाउस से अपनी मम्मी का कुछ सामान लेकर आना था, पर वो अपने साथ सूटकेस ले जाना ही भूल गया। खैर दोनों फ्रेडी को खत्म करने के इरादे से उसके फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, पर फ्रेडी बड़ी चालाकी से दोनों को बेहोश करके अलग अलग चेयर से बांध देता है। उधर 6 बजे के बाद भी जब काइनास और रेमन पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते तो पुलिस खुद उनके घर पहुंच जाती है और पाती है कि घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। साथ ही साथ घर में कोई भी नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को काइनास और रेमन घर से सूटकेस लेकर निकलते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस अनुमान लगाती है कि दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं और ज्यादा माथापच्ची न करते हुए पुलिस रुस्तम केस को यहीं पर बंद कर देती है। इधर रेमन और काइनास को होश आ चुका था। उन दोनों के होश में आते ही फ्रेडी बिना एनेस्थीसिया दिए ही दोनों के सारे दांत बाहर निकाल देता है। दर्द की वजह से रेमन तो मर गया था, जिसे फ्रेडी ने अपने गार्डन में दफना दिया, पर काइनास अभी भी जिंदा थी। फ्रेडी काइनास को जिंदा ही दफना देता है और उसी के कब्र पर सो जाता है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।